प्रश्नावली 2.1 का बहुपद प्रश्नावली। इसमें से अपन का सबसे पहला टॉपिक है शून्यांक। तो शून्यांक की अपन सबसे पहले नॉर्मल परिभाषा लिख लेते हैं। शून्यांक होते क्या है? समीकरण, किसी समीकरण में चर पद के बेमान जिन पर समीकरण का मान शून्य प्राप्त होता है, वे सभी चर पद के मान उस समीकरण के शून्यांक कहलाते हैं। ये अपन की हो गई किताबी भाषा में परिभाषा। अपन को परिभाषा तो मैथ में पूछेगा नहीं, केवल क्वेश्चन सोल्व कराएगा। परिभाषा दी क्यों जाती है? परिभाषा इसलिए दी जाती है जिससे अपन के वो चीज़ समझ में आ जाए। तो इसको समझने में भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी कोई नॉर्मल परिभाषा लिख देता हूँ जिससे आप समझ लें और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। पहला नोट डाल के परिभाषा लिखिए। वक्र एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर स्पर्श करता है या काटता है, वे स्पर्श वह कटान बिंदु ही समीकरण के शून्यांक होंगे। आ गई परिभाषा। बस इस परिभाषा से अपन को पूरे क्वेश्चन सोल्व करने। पूरे क्वेश्चन इस परिभाषा है। वक्र एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर स्पर्श करता है या काटता है, वे स्पर्श व कटान बिंदु, जहां पे स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, कटान बिंदु ही समीकरण के शून्यांक होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर एक्स अक्ष को वक्र, ये कहीं पे एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यांक 0। ये इस वाले वक्र को देखो, इस वक्र में कहीं पर भी ये एक्स अक्ष को काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, हाँ एक जगह पर काट रहा है, इस जगह पर, इसका मतलब इसके शून्यांक कहाँ होंगे? शून्यांक होगा 1। इस वाले ग्राफ में देखो, थर्ड वाले ग्राफ में एक्स अक्ष को किन बिंदुओं पर काट रहा है, स्पर्श कर रहा है? एक तो इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को। ये एक्स अक्ष है अपनी, ये अपनी वाई अक्ष हो गई, ये अपनी एक्स अक्ष हो गई। नॉर्मल ऊर्ध्वाधर में वाई अक्ष होती है, क्षैतिज में एक्स अक्ष होती है। नॉर्मली रूप से अपन इस रूप में लिखते हैं, क्षैतिज में एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर में वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को कहाँ पे स्पर्श करा? एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, 3 जगह पे स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे? 3। इसके बाद अपन इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं ये एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है।
एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे, दो बिंदुओं पर काट रहा है, दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? तो इस वाले ग्राफ में देखते हैं, पांचवें वाले में, पांचवें वाले ग्राफ में क्या हुआ? शून्यांक। पांचवें वाले ग्राफ में क्या हुआ? कहां कहां पे एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है वो देखना है। एक इस बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, एक इस बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, चार बिंदुओं पर काट रहा है। इसका मतलब परिभाषा के अनुसार शून्यांक 4 होंगे। इस प्रकार से अपन इसमें देखते हैं, एक बिंदु पे काट रहा है, इस पे स्पर्श कर रहा है, इस पे स्पर्श कर रहा है, तो 1 2 3, इसके शून्यांक कितने होंगे? 3। इस प्रकार से अपन कोई सा भी प्रश्न हो उसको हल कर सकते हैं। केवल इस परिभाषा को ध्यान में रखना है, वक्र एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर स्पर्श करता है या काटता है वे स्पर्श व कटान बिंदु ही समीकरण के शून्यांक होंगे। समीकरण के क्या होंगे? शून्यांक होंगे। इसी से आप बिना देखे उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करना, इसी परिभाषा से, इसी तरह से, उसी चीज को सोचते हुए, वक्र एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर स्पर्श करता है या काटता है वे स्पर्श या कटान बिंदु उसके शून्यांक होते हैं। बिना देखे हुए फिर उनका मिलान करना कि उत्तर सही है, 100% सही जाएंगे। आया समझ में? इसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये तो प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई। कुछ में द्विघात समीकरण के बारे में आगे अपन के काम आएंगे, उन चीजों के बारे में कुछ अभी ही बता देता हूं। जनरल बातें हैं वो अपने काम आएंगी, जनरल बातें हैं वो अपने काम आएंगी। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण के बारे में बताना है। द्विघात समीकरण सबसे पहले होता है नॉर्मली द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हुआ उसको अपन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण होगा। इसका द्विघात समीकरण नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर में 2 घात हैं। अगर 2 घात की जगह एक ही होती तो इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। इसको बोलते हैं द्विघात नहीं होती, इसको बोलते हैं अपन रेखीय समीकरण। इसको बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में अपन को कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अपना अचर पद हो गया सी। ये अपन मैं बोल रहा हूं बार बार, अचर पद, चर पद, इनका मतलब क्या होता है मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एक होता है चर पद बेपद होते हैं जिनके मान परिवर्तनशील हो। आप एक बात से इस परिभाषा, इस शब्द से ही इसका पता लगा सकते हैं। चर का मतलब चलेगा, फ्लैक्चुएट करेगा, मतलब इसका मान परिवर्तित करेगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, मतलब इसका मान परिवर्तित होगा कंडीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से अपन को दिया हुआ है। एक होता है अचर पद, इसका मान बिल्कुल जैसे ये चर पद में अपन के कौन से आते हैं, अल्फाबेटिकल मान, जितने भी अल्फाबेटिकल है वर्णमाला के मान, वर्णमाला के मान x, y, z, a, b, c, ये जितने भी मान है etc, ये जितने भी मान है अपन के क्या होते हैं, चर पद। अचर पद कौन से होते हैं,
जिनका जो बेमान जो परिवर्तनशील ना हो, जो परिवर्तनशील ना हो। जो अचर पद के अंदर कौन कौन से मान आएंगे? अचर पद के अंदर बेमान आएंगे, जैसे अपने गणितीय 1 2 3 4, इनको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। आ गया समझ में? चर पद और अचर पद के बारे में अपन को क्लियर हो गई ये चीज। अब अपन के मेन टॉपिक पे चलते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए चलते हैं। द्विघात समीकरण में एक होता है श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम, ये नियम ऐसा है, इससे कैसा भी द्विघात समीकरण हो उसका मान अवश्य आएगा। कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका मान अवश्य आएगा। सूत्र क्या होता है? माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब इसमें बोला a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, वह a का मान होगा। c का मान क्या होगा? जो अचर पद है वो c का मान होगा। 2a का मान क्या होगा? ये होगा। इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक होता है पूर्ण वर्ग बनाना, समीकरण बनाना, ये तो वो है कि दिमाग क्लिक कर जाए कि चीज कि इसका पूर्ण वर्ग ये होगा, ये होगा। उनका भी तरीका मैं हर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक तो पूर्ण वर्ग तरीके से, धराचार्य नियम से। धराचार्य नियम हर द्विघात समीकरण में लगा के दिखाऊंगा, समझे? तो अपना धराचार्य नियम ये हो गया। अब एक चीज का अपन को ध्यान रखना, थोड़ा चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको समझा देता हूँ। बस चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबको लिख लो, धराचार्य नियम, चिन्ह परिपाटी के बारे में। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक। अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो अब सीख लेते हैं। सबसे पहले नंबर चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी प्लस गुणा प्लस बराबर क्या होगा? प्लस। प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस गुणा प्लस माइनस। माइनस गुणा माइनस बराबर होगा प्लस। क्या कुछ कॉमन इन चीजों से अपन कुछ देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर समान चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो उनका गुणनफल हमेशा प्लस आएगा। समान चिन्ह है तो उनका गुणनफल हमेशा प्लस आएगा। यदि विपरीत चिन्ह है तो उनका गुणनफल हमेशा माइनस आएगा। लिख देता हूं इसको हिंदी में। यदि समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो उनका मान प्लस आता है। यदि विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो उनका मान विपरीत, उनका मान ऋणात्मक या माइनस आता है। ये चिन्ह परिपाटी आपके बिल्कुल मतलब हर जगह हर टाइम पे काम आएगी। इस चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना। गुणा वाली चिन्ह परिपाटी बता दी, एक आपको भाग वाली चिन्ह परिपाटी और बता देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं इनको थोड़ा इस हिसाब से कर देता हूँ। गुणा इनको लिख लो। प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये अपना कुछ
याद रखने के लिए ट्रिक है ये वाली याद रखने की ट्रिक है। अपन एक भाग वाला और देखेंगे। भाग में प्लस भाग प्लस क्या प्राप्त होगा, प्लस, माइनस भाग माइनस, माइनस भाग माइनस, प्लस भाग प्लस, इसके बाद क्या प्राप्त होगा, प्लस, इसके बाद प्लस भाग माइनस, इसमें क्या प्राप्त होगा अपन को, माइनस, और इधर माइनस भाग प्लस तो क्या प्राप्त होगा, माइनस। वो ही है, यही परिभाषा है। यदि समान चिन्हों को भाग दिया जाए तो हमें प्लस प्राप्त होता है, यदि विपरीत चिन्हों में भाग दिया जाए तो हमें विपरीत चिन्ह माइनस प्राप्त होता है, मतलब ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ये चिन्ह परिपाटी है। ये हो गया क्या अपना गुणांक वाला सिस्टम। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपन के एनसीईआरटी के अपनी प्रश्नावली 2.1 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन आगे चलते हैं अपनी प्रश्नावली किस पर। प्रश्नावली से पहले मैं आपको उदाहरण, जो अपने उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को बताना चाहता हूँ। चलो देखते हैं, अपन उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 2 या 3, उदाहरण नंबर 2। प्रश्न को आप किताब तो लेके बैठे होंगे। द्विघात समीकरण, क्या लिखा हुआ है प्रश्न, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। एक चीज और है, मैं आपको इसमें ही आगे बता दूंगा, नहीं थोड़ा मैं उसी में आगे आपको इसको कराने से पहले सॉल्व आपको एक चीज और बता देता हूँ। थोड़ा द्विघात समीकरण में ax² + bx + c, इसमें मूल प्राप्त होंगे, जैसे कोई अल्फा बीटा, ये क्या होंगे, मूल या शून्यांक। अल्फा बीटा तो शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा -b/a, और उनका गुणनफल अल्फा बीटा c/a। यह आ गया समझ में। ये चीजों को और ध्यान रखना है। इसके बाद